सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 89, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science Democratic Politics, and we will revise the chapter number 3 Electoral Politics revision sheet number 2. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। और एक बात आपको ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये आपकी आखिरी वर्कशीट है, इसके बाद आपको कोई वर्कशीट नहीं मिलेगी। अब आप इसी से ही अपनी रिवीजन कीजिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आइएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। The country is divided into different areas for the purpose of elections. These areas are called, यानी जब कंट्री को इलेक्शन के पर्पस से डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो इन एरियाज को क्या कहते हैं? ए इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, बी लिंग्विस्टिक एरियाज, सी फर्टाइल एरियाज और डी हिली एरियाज। सो करेक्ट आंसर इज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Then question number 2, in how many constituencies have the country been divided for Lok Sabha elections? यानी लोक सभा इलेक्शंस के लिए देश को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है? 500, 600, 543 और 580। So the right answer is C, 543. Now question number 3, what is a nomination form? तो देखिए इसका आंसर ये हो सकता है, a nomination form is a form that a desirous candidate of contesting elections has to fill in the election office, and only then the person can contest the election and has to deposit some amount as security. यानी एक नॉमिनेशन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको जो चुनाव लड़ने का इच्छुक व्यक्ति होता है उसे इलेक्शन ऑफिस में जाकर उसे भरना पड़ता है, फिल करना पड़ता है, और तभी वो पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है और उसको सिक्योरिटी के रूप में कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट कराना पड़ता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शंस अ कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट डैश ईयर्स ऑफ एज। यानी लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए एक कैंडिडेट को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? सो राइट आंसर इज 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर एनरोलमेंट इन वोटर लिस्ट इज डैश ईयर्स। यानी वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट कराने के लिए कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम? राइट आंसर इज 18 ईयर्स। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। वोटर बनने के लिए 18 ईयर्स और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए 25 ईयर्स। देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द क्वेश्चंस बाय रीडिंग द गिवन पैराग्राफ। यानी आपको ये पैराग्राफ को पढ़कर फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सो लेट्स रीड द पैराग्राफ। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो भी नागरिक हैं वो एक इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। यानी हमारे यहाँ पर हर किसी नागरिक को वोट देने का अधिकार है, बिना किसी कास्ट या धर्म के या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना उन सभी को वोट देने का राइट है। Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote, but only in the real situations. देखिए हमारे यहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स को या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मेंटली अनफिट हो तो उसको वोट देने के राइट से थोड़ा सा हम रोक सकते हैं, लेकिन वो भी रेयर सिचुएशन होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ द ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट। और ये देखिए ये गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि वो जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम वोटर्स लिस्ट में एंटर कराए। ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ वोटर लिस्ट? देखिए द लिस्ट ऑफ पीपल
विद वोटिंग एबिलिटी इज कॉल्ड द वोटर लिस्ट, यानी ऐसी लिस्ट जिसके अंदर उन लोगों की लिस्ट होती है जो वोटिंग एबिलिटी वाले होते हैं, यानी जिनको राइट टू वोट होता है, उनकी लिस्ट को हम वोटर्स लिस्ट कहते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु कैन वोट, कौन वोट कर सकता है? ऑल द सिटीजन्स एजेड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन, यानी 18 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति, उससे ऊपर के आयु के व्यक्ति जितने भी नागरिक हैं वो सारे के सारे किसी भी इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो देखिए कि फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रीजन्स, यानी इलेक्शन के पर्पज से जब कंट्री को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, ईच रीजन इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर रीजन को, हर क्षेत्र को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। वेयर एज इफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व्ड फॉर अ शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इट इज कॉल्ड अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब वाले के लिए या अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले व्यक्ति के लिए रिजर्व्ड है, तब हम उसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। देन क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट क्वालिटीज शुड हैव अ कैंडिडेट हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस? तो आपके मुताबिक कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए किसी कैंडिडेट में जो कि इलेक्शन लड़ रहा हो? देखिए, ही और शी दोनों यहाँ पर आ सकता है। ही मस्ट बी 25 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, यानी वो कम से कम 25 ईयर्स का होना चाहिए या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। हिज नेम शुड बी एंटर्ड इन द वोटर्स लिस्ट, उसका नाम वोटर्स लिस्ट में होना ही चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस ना हो। और ही और शी मस्ट बी मेंटली फिट, यानी वह मेंटली फिट भी होना चाहिए, उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। Then question number 9, what are the steps of election campaign process? इलेक्शन कैंपेन प्रोसेस के स्टेप्स बताइए कि कैसे कैसे वो होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन होता कब है और कौन से ड्यूरेशन में होता है। तो देखिए, इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर 2 weeks पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग, यानी जब कैंडिडेट्स की एक फाइनल लिस्ट आती है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे, तब से लेकर और जिस दिन वोटिंग की डेट, एक्चुअल डेट होती है, उसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 2 weeks होते हैं जबकि ये कैंपेन्स चलाए जाते हैं। अब इन कैंपेन्स में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोटर्स से घर घर जाके और डिफरेंट टाइप से वो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर अपीलिंग द वोट। देन पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, जो राजनेता होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, मीटिंग्स, इलेक्शन मीटिंग्स करते हैं और उसमें जाके भाषण देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने सपोर्टर्स को, एक्टिव मेंबर्स को एक्टिव रहने के लिए बोलती हैं और कि भाई ताकि उनके फेवर में लोग वोट करें। एंड दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड द टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स, और ये वो पीरियड होता है जब न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न दोनों मीडियम जो है फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज होते हैं, उसमें सिर्फ इलेक्शन से ही रिलेटेड खबरें होती हैं और डिबेट्स होती हैं। तो इस तरह से ये इलेक्शन कैंपेन किया जाता है। Then the last question, how can you contribute in choosing a good candidate? आप एक गुड कैंडिडेट को चूज करने में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? तो देखिए, टू चूज अ गुड कैंडिडेट वी शुड लुक फॉर द फॉलोइंग क्वालिटीज इन दैट पर्सन, यानी एक अच्छा कैंडिडेट चुनने के लिए हमें उस पर्सन में कुछ क्वालिटीज़ जो यहाँ लिखी हुई हैं वो देखनी चाहिए। ही और शी शुड बी एजुकेटेड, वो एजुकेटेड होना चाहिए। ही और शी शुड बी हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो। ही और शी शुड बी अ सोशल वर्कर, वो एक समाज सेवक हो, समाज की सेवा करते हो। ही और शी शुड बी रेडी टू सर्व एवरीवन विदाउट एनी ग्रीड, यानी बिना किसी लालच के मतलब किसी भी व्यक्ति की हेल्प करने के लिए तैयार हो। ही और शी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द एरिया, यानी जिस एरिया से वो खड़े हो रहे हैं उस एरिया के सभी प्रॉब्लम्स के बारे में वो अवेयर हों। Thus, we can choose a good candidate
हैविंग दीज क्वालिटीज़, तो तब हम ऐसे गुड कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं जिसमें ये क्वालिटीज़ हो, और इस तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिएगा और ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़िए. और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है, इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस, देन प्लीज़ वियर अ मास्क. और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी